दब गया। प्रिय मित्रों, आज मैं जो केस आपको बताने जा रहा हूँ वह है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग स्कूल जो कि भिवानी के पास स्थित है और जहाँ पे सारे देश से बच्चे उन खेलों में जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें प्रैक्टिस और सीखने के लिए आते हैं। इसमें घटना कुछ इस प्रकार की हुई कि 12-13 मार्च 2006 को एक लड़का जो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था और जिसका नाम सोनू सिंह चहल था, वह रूम नंबर 26 जो उनका हॉस्टल था उसमें रहता था और 12-13 मार्च 2006 की रात को उसने अपने कमरे के अंदर स्थित पंखे के साथ एक कूदने वाली रस्सी को बांध करके अपने गले में और पंखे से पार्शियल हैंगिंग कर ली। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हैंगिंग दो तरह की होती है, वैसे बहुत से प्रकार है पर ज़्यादातर दो प्रकारों में सारी आ जाती हैं। एक है कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग उसको कहते हैं जिसमें जिस व्यक्ति ने अपने आप को फांसी लगाई होती है उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, वो हवा में लटक रहा होता है गले में फंदा बांधकर, यानी कि सारा भार उसके शरीर का उसके गले में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी को हम कहते हैं पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग में उस व्यक्ति के जिसने अपने आप को फांसी लगाई है पैर या तो ज़मीन पे रखे होते हैं या बैठा होता है या झुका हुआ होता है या घुटनों के बल होता है या किसी आधा अधूरा किसी पे लेटा होता है या सोफे पे बैठा होता है या स्लीपिंग पोजीशन में भी की जा सकती है। हैंगिंग जो है इवन सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन जैसे होती है, जैसे आदमी सो रहा हो उस स्थिति में भी हैंगिंग की जा सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वस्तुतः होता क्या है कि हमारे ब्रेन और हार्ट के बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन नेक का ही है। इस नेक में से दोनों तरफ, राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में भी, दो आर्टरीज जाती हैं। आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। इस कैरोटिड आर्टरी में बीच के अंदर, मैं वो एरिया नहीं बताऊंगा आपको, वहाँ पे कैरोटिड प्लेक्सस भी होते हैं और कैरोटिड बॉडीज जिनको कहते हैं वो भी होती हैं और उन पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ने पर भी हार्ट की गति रुक सकती है। बहुत से लोगों को जो दोनों साइड में हाथ लगा करके और वो उनको थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं कैरोटिड साइनस पे या कैरोटिड बॉडीज पे, तो या जो वहाँ पे प्लेक्सस होते हैं तो वो स्टिमुलेट होने से एकदम से हार्ट बंद भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई अगर अपने गले में फंदा लगा करके 2 किलो वजन बॉडी का सिर्फ फंदे को ट्रांसफ़र कर देता है कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स में, दबाने के फोर्स में, तो वह इन दोनों आर्टरी और वेन को बंद कर सकता है। मात्र 2 किलो चाहिए, 2-3 किलो वजन सिर्फ चाहिए ट्रांसफर होने के लिए, जो हमारे हेड में ही है उतना तो, और बॉडी के थोड़े बहुत खिंचाव से तो 2 किलो कभी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए लिगेचर बांधने के बाद में अगर व्यक्ति अपने आप को लटका लेता है पार्शली भी,
तो वह 2-4 किलो वज़न जब लिगेचर के थ्रू नेक में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो कोरोनरी आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज और कैरोटिड वेन्स को बंद कर देते हैं, और उनके बंद होने से एकदम से ब्रेन में ब्लड जाना और आना दोनों ही बंद हो जाते हैं, और जिस स्टेज को मेपोप्लेक्सी कहते हैं उस स्टेज में ब्रेन चला जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, उसमें काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और ब्रेन की खासियत ये है कि वो सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ कर सकता है, और उसके लिए उसको प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो अब उसको मिलती नहीं, न ऑक्सीजन मिलती है न उसको अपना खाना ग्लूकोजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो वो तुरंत डेथ में चला जाता है। इसलिए अगर 1-1.5-2 मिनट तक ये स्थिति रह जाती है किसी भी तरह से, यानी कि 2-3 किलो वज़न नेक में ट्रांसफ़र हो जाता है एज ए कंस्ट्रक्टिंग फोर्स, तो उस व्यक्ति का वापस होश में आना या फिर जिंदा रहना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि क्लाउडिंग ऑफ ब्रेन से ब्रेन क्लाउडेड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसको पता नहीं, सेमी कॉन्शियस हो जाता है 1-1.5 मिनट के बाद ही, तो वो असमर्थ होता है उस लिगेचर मार्क को थोड़ा बहुत अगर उसको ध्यान भी आ रहा है उस स्थिति में, लेकिन वो इतना उसका दिमाग सबकॉन्शियस हो जाता है कि वो उसको हटा नहीं पाता, और मृत्यु ही एकमात्र उपाय उसका रह जाता है। तो इस तरह से डेथ हो जाती है। इस लड़के ने भी पार्शियल हैंगिंग की थी। वो नीलिंग पोजीशन के करीब था, पंखे पे एक सिरा बंधा हुआ था, दूसरा उसके गले में था, और वो नीलिंग पोजीशन में बैठ करके खाट पे और बैठा था, और उसी प्रेशर जो कि काफ़ी प्रेशर उसकी नेक को ट्रांसफ़र कर रहा था, जिस उस कंस्ट्रक्शन से उसका मरना कैरोटिड और कैरोटिड वेन, दोनों कैरोटिड आर्टरी एंड वेन्स एंड प्लस एस्फिक्सिया, क्योंकि 12 किलो अगर पेट ट्रांसफ़र रहता है तो जो हमारा ट्रेकिया नीचे या सांस लेता है ये भी बंद हो जाता है, तो एस्फिक्सिया भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अक्सर कंबाइंड डेथ होती है, उधर से एस्फिक्सिया भी हो गया, उधर से कैरोटिड आर्टरी भी चली गई, उधर से कैरोटिड वेन भी चली गई, और कुल मिला करके उस व्यक्ति की जो है मृत्यु बड़ी शीघ्र 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। जुडिशियल हैंगिंग में ऐसा नहीं होता। जुडिशियल हैंगिंग में उसके हाइट के बराबर उसको एक छोड़ा जाता है तख्ते पर से, जिससे झटके से नीचे गिरता है और उसका स्पाइनल कॉलम का ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है, और वो बेस ऑफ ब्रेन को क्रश कर देता है, और उस क्रशिंग से आदमी की तुरंत विदिन मिनट्स सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाती है, और प्रैक्टिकली डेथ पेनफुल होती है। डेथ पेनफुल हैंगिंग में भी होती है, क्यों कि बहुत जल्दी आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, सेमी कॉन्शियस हो जाता है, तो उसको पेन का कोई आभास नहीं होता, और वो एस्फिक्सिया से एक कंबाइंड इफेक्ट से मैं कहूँगा कोरोनरी आर्टरीज का भी कैरोटिड आर्टरीज का भी और कैरोटिड वेन का भी, और सब मिला करके रेस्पिरेटरी पैसेज का सब मिला करके एक जॉइंट इफेक्ट होता है जो बड़ी जल्दी ही उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। वही इस व्यक्ति में भी हुआ। इनको इंक्वेस्ट वगैरह की गई, पुलिस आई, इंक्वेस्ट पेपर बनाई, और इंक्वेस्ट पेपर बना करके रोहतक मेडिकल कॉलेज में उनकी बॉडी को ले जाया गया, क्योंकि एक राष्ट्रीय संस्था है ये, नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी मीन्स जो उसकी संस्था है होने के कारण, जो नेशनल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है उसकी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, उसी के है, तो उसी की संस्था है, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। और वहाँ से बहुत सारे बहुत अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ से निकले हैं। हालांकि 2010 में वह संस्था काफ़ी पुरानी थी, और हॉस्टल और बिल्डिंग वगैरह जो है सेठ किरोड़ीमल थे, उन्होंने उनको बनाया था किस ज़माने में, फिर गवर्नमेंट के उसमें लेकर के वो चल रही थी, तो वो उतनी ज़्यादा आधुनिक नहीं थी, एक अपग्रेडेड हाई स्कूल के तरह वो संस्था लगती थी, लेकिन वहाँ का आउटपुट बहुत कमाल का था। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी रीजनेबल, जैसी एक टाउन छोटे टाउन में होनी चाहिए उस तरह की थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मार्वलस थी उनकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से।
पता नहीं, अब तो शायद बहुत कुछ हुआ होगा, इस गवर्नमेंट ने आके बहुत कुछ किया है, और हो सकता है वो भी इंस्टीट्यूशन काफ़ी डेवलप हो गए। इसकी डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए इनको रोहतक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और रोहतक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पीके पालीवाल ने इनका पोस्टमार्टम किया, जो कि वहाँ पे प्रोफेसर थे, और उन्होंने कॉज ऑफ सुसाइडल बाय हैंगिंग जो है वही उनका कास्ट डेथ था। लेकिन 16 ये उन्होंने किया 13/2/2006 को, 3 को 16 मार्च 2006 को क्राइम टीम का वहाँ पे, जिसमें FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स भी होते हैं और उसे आके इंस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने 16 तारीख को इंस्पेक्शन किया और अपने ओपिनियन में लिखा कि फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब उसके पिता तो पहले ही नहीं मान रहे थे, वो काफ़ी शक कर रहे थे सारी फाइंडिंग्स पे। अब इससे उनको और बल मिला कि भाई फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। उनको पार्शियल हैंगिंग से ये शक हुआ कि शायद हो सकता है किसी और ने इसमें कुछ रोल प्ले किया हो। इस बात को लेकर के उनके फादर जो मिस्टर चहल थे, वो हाई कोर्ट में, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट आप जानते हैं कोमानी है चंडीगढ़ में, तो उसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला। उस पिटीशन के अंदर जो है उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये सुसाइड नहीं हो सकता, इसमें कुछ है, मर्डर है, तो इस केस को CBI इन्वेस्टिगेट करे। तो हाई कोर्ट ने CBI को यह केस ट्रांसफ़र कर दिया। उनके पास ट्रांसफ़र होने के बाद में श्री SP सिंह, जो SP थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे CBI में उस वक्त, उनको ये केस सौंपा गया, और उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी 13/8/2008 को कि भाई मैं इस केस में उनकी मदद करूं, यानी कि CBI की टीम की मदद करूं, ऐसा उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया, और मैं इसके लिए एग्री कर गया। और म्यूचुअली हम लोगों ने तय किया कि 30 जुलाई 2010 को वहाँ पे जाके रिक्रिएशन ऑफ सीन भी करेंगे और सीन का इंस्पेक्शन भी करेंगे, और सारा डिटेल करके उसके बाद में जल्दी ही हम ओपिनियन दे देंगे। उसके बाद हमने टीम बनाई, हमने उनको 30 तारीख का समय दिया और ये रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ जो है मेरे अपने 2 डॉक्टर रहेंगे, जो संजीव लालवानी और मिलो, ये 2 लोग मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट से होंगे। और इसके अलावा आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह डांगी, जो उस वक्त डायरेक्टर, बाद में डायरेक्टर भी रहे जो CFSL के, उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको भी ले लें, और साथ में गौतम राय जो कि वहाँ फोटोग्राफर थे, उनको भी ले लें कि जब हम रिक्रिएशन करेंगे और सब एग्जामिनेशन करेंगे तो फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए वो फोटोग्राफर को भी वहाँ पे ले ले। और फिर उसके साथ में एक VT इब्राहिम करके थे वहाँ पे, मैंने कहा उनको भी ले लीजिए क्योंकि उनके भी शायद मदद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से यह एक टीम, 6 लोगों की टीम जो है हमने बना करके, और मैंने कहा भी इन सबको, मेरे व्यक्ति तो मेरे साथ ही आ जाएंगे, और उनको लाने का बंदोबस्त करके, और साथ में क्योंकि कम से कम एक दो दिन तो लग ही जाएगा वहाँ पे, एक दिन के रहने की ठहरने की व्यवस्था भी कर दें और हम आएंगे। हम 30 तारीख को सब वहाँ पहुँचे, 30 तारीख को ही हमने सारा काम कंप्लीट करके वहाँ पे जितना भी इंस्पेक्शन का था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत था क्योंकि उससे पहले FSL वाले भी गए थे, जो स्टेट के लोग हैं, उनकी भी रिपोर्ट थी। उन्होंने बताया था कि इस बार अबाउट 100 मिलीग्राम के आसपास उनकी 80 to 100 मिलीग्राम जो है सोनू सिंह चहल की बॉडी में अल्कोहल भी था, और इसी कारण उन्होंने कहा भी सब अल्कोहल भी था, ये सब है, तो शायद उनका मानना ऐसा था कोई फाल्ट होगा। लेकिन बड़ी डिटेल एग्जामिनेशन में CBI ने हमसे बहुत से क्लेरिफिकेशन उसके बाद माने, जो उन्होंने मांगे, जो उन्होंने अपने पत्र में, पहले ही पत्र में उसका जिक्र कर दिया था, उस सब का हमने आकर के पूरा रिप्लाई बनाया, जो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ दे सकूँ, आप उन्हें देख सकें। तो इस तरह से इस मामले को फाइनली हमने यही कहा कि नहीं, यह
सुसाइड का ही केस है और होमिसाइड का नहीं है। उन्होंने कहा था होमिसाइड रूल आउट करने के लिए दैट फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो हम इसको देख करके कहते हैं कि हमें कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, और इस तरह से उस बच्चे का वो सुसाइड का केस कंफर्म हुआ और बाद में उसकी रिपोर्ट हमने सबमिट की जो एक्सेप्ट हो गई और सब प्राय ठीक रहा। धन्यवाद।